नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे अंकगणित का सामान्य परिचय। आज से मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर रहा हूं और मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें हम अंकगणित से शुरुआत करेंगे, फिर बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति गणित की विभिन्न शाखाओं से पढ़ते हुए हम कंपटीशन में जो आते हैं प्रश्न उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अंकगणित के बारे में। अंकगणित का सामान्य परिचय, अंकगणित क्या होती है और ये कहाँ काम आती है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी देखते हैं परिभाषा। अंकों तथा संख्याओं की गणना से संबंधित गणित की शाखा को अंकगणित कहते हैं। अंकों तथा संख्याओं की गणना से संबंधित जो गणित की शाखा है वो अंकगणित है। ऐसे ही एक बीजगणित होती है। बीज का मतलब होता है संकेत, यानी जो संकेतों के गणित है जिसमें किसी अज्ञात राशि को कोई संकेत दे दिया जाता है x, y, z, p, q, r और उसके बाद में उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात किया जाता है, इसलिए वो बीजगणित कहलाती है। ऐसे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण या तीन कोणों से बनी आकृति कह सकते हैं। मिति का मतलब होता है मापना या अध्ययन करना, यानी तीन कोणों से बनी आकृति को मापना, उनका अध्ययन करना, यानी त्रिभुज का अध्ययन त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। तो यहां पर हम बात करेंगे अंकगणित की। यह गणित की मौलिक शाखा है और इसी से गणित की प्रारंभिक शिक्षा आरंभ होती है। सबसे पहले जब हम गणित के बारे में जो कुछ भी सीखते हैं वो अंकगणित के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं। हम गणित में सबसे पहले, जैसे कोई बालक इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट सीखेगा, ABCD, हिंदी में क्या खागा इस प्रकार सीखेगा, ठीक उसी प्रकार गणित में वो सबसे पहले क्या सीखेगा, गिनती। और गिनती किस में आती है, अंकगणित में। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार वो संख्याओं को सीखेगा, अंकों को सीखेगा, वो अंकगणित के अंतर्गत आता है। तो गणित की प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ अंकगणित से ही होता है। दैनिक जीवन में प्राय अंकगणित का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं हम। अब देखिए, हम अंकगणित में विभिन्न संख्या पद्धतियों को काम में लेते हैं। हम जो संख्या पद्धति काम में लेते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में वो होती है दशमलव संख्या पद्धति। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं संख्या पद्धतियां कौन कौन सी है। नंबर सिस्टम्स, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण की सुव्यवस्थित नियमों या तरीकों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाएगा, उनको किस प्रकार बोला जाएगा, उनकी क्या पहचान है, उनको किस प्रकार पढ़ा जाएगा, इस प्रकार के जो नियम है वो नियम कहलाते हैं संख्या पद्धतियां। यानी इस संख्या को किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो वे कहलाती है संख्या पद्धतियां। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण की सुव्यवस्थित नियमों तरीकों को संख्या पद्धति कहते हैं। हम अब देखते हैं प्रमुख संख्या पद्धतियां कौन कौन सी है। एक है दशमलव संख्या पद्धति, दूसरी है द्विआधारी संख्या पद्धति, तीसरी है अष्टाधारी संख्या पद्धति और फिर है षोडशाधारी संख्या पद्धति। अभी हम यहाँ पर दो संख्या पद्धतियां लेते हैं, उसके बाद में हम आगे वाली दो पद्धतियां पढ़ेंगे। दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। इस संख्या पद्धति में 10 अंक या फिर अंक को हम कह सकते हैं संकेत, चिन्ह या फिर कोई सिंबल, इनको हम कहते हैं अंक। ये होते हैं 10। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दशमलव संख्या पद्धति में ये 10 अंक होते हैं, इसलिए इस पद्धति को 10 आधारी पद्धति भी कहते हैं। जैसे इसको कहते हैं द्विआधारी क्योंकि इसमें दो अंक होते हैं। बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विआधारी संख्या पद्धति, इसमें दो अंक होते हैं 0 और 1। और ये संख्या पद्धति द्विआधारी, इसके आगे आएगी अष्टाधारी और षोडशाधारी। ये संख्या पद्धतियां कंप्यूटर में मशीनी भाषा के रूप में काम में ली जाती है और मानव भाषा के रूप में जो हम संख्या काम में लेते हैं वो संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन अंकों के द्वारा जो हम संख्या बनाते हैं वो हम मानव जीवन के लिए काम में लेते हैं और मशीनी भाषा के रूप में द्विआधारी, अष्टाधारी और षोडशाधारी संख्याएं काम में ली जाती है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम में आपस में क्या संबंध होता है। तो देखिए, मैं एक संख्या लिख लेता हूं 2003। देखो, प्रत्येक संख्या में जो अंक होते हैं, प्रत्येक अंक अपने स्थान के अनुसार एक वैल्यू रखता है।
उसको कहते हैं स्थानीय मान। अभी हम थोड़ी देर बाद में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखिए 3 आ रहा है इकाई के स्थान पर, तो 3 के गुणा में कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार ये 0 आ रहा है दहाई के स्थान पर, तो इसके गुणा में 10 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी इसके गुणा में 100 है। हजार यानी इसके गुणा में 2 है। अभी ये संख्या 10 के आधार वाली संख्या है, तो 2 के इंटू में आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 2 आ रहा है हजार के स्थान पर, तो 10 की घात हो गई यहां पर 3 प्लस 0 इंटू 10 की घात 2 प्लस ये वाला 0 इंटू 10 की घात 1 और प्लस 3 इंटू 10 की घात 0। इस प्रकार से ये संख्या बनी है। तो यहां पर देखिए ये हो जाएंगे कितने, 2000 प्लस ये हो गए 0 प्लस ये हो गए 0 और प्लस में ये हो गए 3। किसी भी संख्या की घात, सॉरी यहां पर 0 है, किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान होता है 1। 1 को 3 से गुणा किया तो 3। इस प्रकार 2000 और 3 मिलकर बनाते हैं 2003। अब मैं एक संख्या लेता हूं जिसको जो डेसिमल नंबर में है और जिसको हमें सामान्य संख्या में बदलना है। यह संख्या एक डेसिमल संख्या है, 1100, ये एक बाइनरी संख्या है। 1100 ये एक बाइनरी संख्या है और इसको हमें बदलना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो यहां पर देखिए, यहां पर अपन ने क्या किया था, इसका आधार 10 था तो प्रत्येक के गुणा में 10 की घातें थी। यहां पर आधार 2 है तो प्रत्येक के गुणा में 2 की घातें रहेगी। यहां पर 1 इंटू, देखो 1 के इस तरफ कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो यहां पर 2 की घात रहेगी 3 प्लस इस 1 के इस तरफ 2 अंक हैं, तो यहां पर 1 इंटू 2 की घात रहेगी 2। इस 1 से इस तरफ 2 अंक है। फिर यहां पर 0, तो 0 इंटू 0 से इस तरफ 1 अंक है तो 2 की घात रहेगी 1 प्लस अगला 0 ये आ गया इंटू 2 की घात 0, क्योंकि इस 0 से इस तरफ कोई अंक नहीं है। घात 0, घात 1, घात 2 और घात 3। 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 1 और 2 की घात 0। किसी भी, ये एक बाइनरी संख्या है और किसी भी बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में बदलना है, दशमलव संख्या पद्धति में बदलना है, तो इस प्रकार से बदलते हैं। ये हो गया कितना, 8। 2 की घात 3 का मान होता है 8, 2 की घात 2 का मान होता है 4, 0 से गुणा करते ही 0 प्लस 0 से गुणा करते ही 0, 8 और 4 ये आगे 12। ये आ गया है दशमलव संख्या पद्धति में। बाइनरी को दशमलव में बदलना है तो इस प्रकार से आप किसी भी बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदल सकते हो। अब यदि दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलना है तो कैसे बदलें, यह है दशमलव संख्या पद्धति में और मैं इसको बदलना चाहता हूं बाइनरी संख्या पद्धति में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका आधार 2 है। देखो बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए 2 से गुणा किया तो बाइनरी दशमलव में बदल गई। अब उल्टा जाना है आपको, दशमलव को बाइनरी में बदलना है तो गुणा का उल्टा करना पड़ेगा। यहां पर गुणा किया तो दशमलव में आ गए और गुणा का उल्टा होता है भाग, भाग करेंगे तो बाइनरी में चले जाएंगे। तो यहां पर हम भाग देंगे। 12 में देखो मैं दे देता हूं 2 का भाग, 12 में 2 का भाग गया 6 बार, शेषफल बचा 0। 12 मैं बाइनरी में बदलता हूं तो 2 का भाग देता हूं, 2 का भाग 12 में 6 बार, शेषफल 0। 2 का भाग 6 में 3 बार, शेषफल 0 और 2 का भाग 3 में 1 बार और शेषफल 0 और 2 का भाग 1 में 0 बार जाएगा और शेषफल रहेगा 1। सॉरी यहां पर भी शेषफल 1 ही रहेगा। 2 का भाग 3 में 1 बार और शेषफल भी 1। अब इसको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम 1, फिर ये वाला 1, फिर ये 0 और फिर ये 0। यदि आपको समझ में नहीं आया तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप सीधा सीधा भाग दे दीजिए। 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 का भाग 3 में 1 बार, बस इतना ही पर्याप्त है, आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि जहां पर सम है वहां पर 0, यहां पर सम तो 0, यहां पर सम तो 0 और विषम के लिए 1 लगा देना।
सम के लिए 0 और विषम के लिए 1 लगा देना। ये दोनों सम संख्या है तो 0 और ये दोनों विषम संख्या है तो लगा दिया 1, और फिर नीचे से ऊपर वाले क्रम में लिख देना, उल्टा लिख देना 1 1 0 0 1 1 0 0, ये लिख दिया तो ये दशमलव संख्या बदल गई है बाइनरी संख्या में। तो बाइनरी को दशमलव बदलना है तो ये तरीका, और दशमलव को बाइनरी में बदलना है तो ये तरीका। ये अष्टाधारी संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। इस संख्या पद्धति में 8 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 8 अंक होते हैं। इसलिए इस विधि का आधार हो गया 8। 8 आधार होने पर इस विधि का नाम हो गया अष्टाधारी संख्या पद्धति। और अगली है षोडशाधारी। षोडश संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है 16, यानी इसका आधार हो गया 16 आधारी संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस संख्या पद्धति में 16 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर A B C D E और F। जी हाँ, ये भी अंक है। अंक का मतलब होता है एक सिंबल या फिर एक संकेत। तो इस विधि में इन इंग्लिश अक्षरों को भी एक संकेत के रूप में काम में लिया जाता है और ये गणित में कहलाएंगे अंक। बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये मशीनी भाषा के रूप में काम में लिए जाते हैं, जबकि मानवीय भाषा के रूप में डेसिमल नंबर सिस्टम को काम में लिया जाता है। इसके बाद में बात आती है कि हमें संख्याओं की पहचान आनी चाहिए। हमें संख्याओं की पहचान आनी चाहिए। हम विशेष तौर से यहाँ पर बात करेंगे दशमलव संख्या पद्धति की। हमें संख्याओं की पहचान आनी चाहिए। इसके बाद हमें संख्याओं को शब्दों में लिखना, और यदि कोई शब्दों में लिखा हुआ है तो उसको अंकों में लिखना आना चाहिए। किसी भी संख्या को शब्दों से अंकों में, अंकों को शब्दों में लिखना आना चाहिए। संख्या की पहचान आनी चाहिए और हमें किसी भी संख्या को पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। संख्याओं को किस प्रकार बोला जाएगा, किस प्रकार पढ़ा जाएगा। और विशेष तौर से हम दो यहाँ पर विधियों का बात करेंगे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और एक भारतीय पद्धति। इसमें संख्याओं को किस प्रकार बोला जाता है, किस प्रकार पढ़ा जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम लेते हैं संख्याओं की पहचान। पहचान के लिए दो पद्धतियां हैं। एक तो है भारतीय पद्धति या भारतीय तरीका जिसमें संख्याओं को पढ़ा जाता है, और एक है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब देखिए इसमें संख्याओं को किस प्रकार पढ़ा जाता है। हम हमारी पद्धति में पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार पढ़ते हैं। हमारी इस पद्धति में एक तो इकाई अंक आता है, एक आता है दायिक अंक, एक आता है उससे अगला अंक आता है सैकड़ा का, फिर 1000 का अंक आता है, फिर आता है 10,000 का अंक, फिर लाख, इसी प्रकार फिर आगे 10 लाख, फिर आता है करोड़ का अंक, फिर आता है 10 करोड़। करोड़ के बाद में अगला अंक आता है अपना 10 करोड़, और उसके बाद में आता है अरब, फिर आता है 10 अरब, फिर आता है खरब, फिर आता है 10 खरब आदि। इस प्रकार से हमारी पद्धति में, भारतीय पद्धति में संख्याओं को पढ़ा जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को किस प्रकार पढ़ा जाता है, देखिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो पहला अंक होता है वो होता है इकाई अंक, अगला अंक कहलाता है दाई अंक, उससे अगला अंक सैकड़ा का, उससे अगला अंक 1000, फिर आता है 10,000, फिर आता है 100,000। जी हाँ, 100,000। अपने 1000 के बाद में 10,000, इनके भी 10,000, अपने 10,000 के बाद में लाख, उनके आ जाता है 100,000। 100,000 के बाद में उनके आता है मिलियन। मिलियन के बाद में उनके आता है 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद में उनके आता है बिलियन।
बिलियन का अंक, सॉरी 10 मिलियन के बाद में उनके आता है 100 मिलियन, उसके बाद में आता है बिलियन, बिलियन के बाद में आता है 10 बिलियन, उसके बाद में आता है अगला अंक 100 बिलियन। इस प्रकार से आगे आ जाता है ट्रिलियन, और यह संख्या पद्धति चलती रहती है आदि। अब देखिए भारतीय पद्धति में, संख्या पद्धति में अंकों को इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। अब उनकी पहचान कैसे करें, ये इकाई दहाई किस ओर से पढ़े जाएंगे, दाईं ओर से या बाईं ओर से या फिर दाईं ओर से, लेफ्ट से या राइट से, ये भी हम देखते हैं। मैं एक संख्या ले लेता हूं, मैंने संख्या ले ली इस प्रकार से। ये यदि हम भारतीय पद्धति की बात करें तो यह है इकाई का अंक। राइट की तरफ से जो पहला अंक है ये इकाई का अंक होगा, राइट हाथ की तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से जो पहला अंक है ये इकाई का अंक होगा। ये इकाई, ये दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद में अरब, 10 अरब और आगे खरब। इस प्रकार से भारतीय पद्धति में अंकों को पढ़ेंगे। ये हो गया इकाई का अंक और ये हो गया दाई का। ये हो गया सैकड़ा का, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, फिर आ जाएगा खरब, 10 खरब, इस प्रकार से आगे। और यदि हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इस संख्या को इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। मान लीजिए ये संख्या लिख रखी है, इकाई दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, आगे इस प्रकार 100 ट्रिलियन और आगे संख्याओं को पढ़ा जाएगा। तो भारतीय पद्धति में और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ये इतना अंतर रहता है। इकाई दाई, उनके भी इकाई दाई, अपने सैकड़ा, उनके भी सैकड़ा का अंक, अपने हजार, 10,000, उनके हजार, 10,000, 100,000 का अंक आता है। तो अब यदि किसी भी संख्या को कोई कहीं पर लिख रखी है अखबार में या कहीं पर भी, और वो यदि मिलियनों में और दे रखी है, तो उसको आप भारतीय पद्धति में भी पढ़ सकते हो। जैसे दे रखा है 165 मिलियन का लोन स्वीकृत किया वर्ल्ड बैंक ने, 165 मिलियन। मिलियन के लिए अब देख लो कितने जीरो होते हैं मिलियन में, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो यहां तक देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके आगे लग जाएंगे 7 जीरो। ये हो गए 4 और आगे ये 3, 4। इस प्रकार से मैंने एक संख्या लिख दी। अब इसको पढ़ना है कि यहां पर मैंने कितने लिखे हैं। तो देखो इकाई दाही, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये हो गए करोड़ और 10 करोड़। तो ये हो गए 54 करोड़। और उसके बाद में देखो 10 लाख की जगह जीरो है और यहां पर 7 है, जीरो और 7, ये हो गए 7 लाख, 7 लाख। और उसके बाद में आगे है 50,000, 50,000। और उसके बाद में आगे आ रहे हैं 5। देखो यहां पर सैकड़ा की जगह कुछ नहीं आया, तो यहां पर सैकड़ा का अंक नहीं आएगा। 54 करोड़, 7 लाख, 50,000, इससे पहले आता है सैकड़ा का अंक। इकाई दाही, दाही पर भी कुछ नहीं है, केवल 5 ही है, 5 इकाई का अंक है। तो जो नहीं है उनकी जगह जीरो आता है, उनको शब्दों में नहीं लिखा जाता है। अब यदि मैंने एक संख्या लिख दी 6 करोड़, 6 करोड़ 5,007, अब इसको शब्दों में लिखना है। तो देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इकाई से शुरू करिए। हमेशा किसी भी शब्दों में संख्या लिख रखी है तो उसको इकाई में शुरू करो, और अंकों में लिख रखी है तो भी आप इकाई से शुरू करो और कोमा लगा दो। कोमा लगाने के बाद में तुरंत उसको शब्दों में लिख दो। ये शब्दों में लिख रखी है, इसको अंकों में लिखना है तो इकाई से शुरू करते हैं। 7 तो 7 लिख दिया। इकाई के बाद में आता है दाही, दाही के लिए यहाँ पर अंक है ही नहीं, 7 से कोई दाही नहीं बनती है तो जीरो लगा दो। फिर सैकड़ा, सैकड़ा का अंक नहीं है तो जीरो लगा दो। फिर 5,000, हजार की जगह 5, 10,000 की जगह केवल एक ही अंक है तो 10,000 की जगह कुछ नहीं आएगा। 10,000 के बाद में आता है लाख, फिर 10 लाख और उसके बाद में आता है करोड़, करोड़ की जगह 6। तो जो अंक नहीं है उनकी जगह हम जीरो लगा देते हैं और बाकी अंकों को हम लिख देते हैं।
तो यदि किसी संख्या को तुरंत शब्दों में या तुरंत अंकों में लिखना है तो हमेशा इकाई से शुरुआत करो आप। 7 की जगह 7 लिख दिया, 7 से दहाई नहीं बनती है तो 0 लगा दिया दहाई की जगह, फिर सैकड़ा का अंक नहीं है तो 0 लगा दिया, जो अंक नहीं है उनकी जगह आप 0 लगा देना तुरंत ही। तो ये था अपने संख्याओं की पहचान। कोई भी संख्या लिख रखी है उसको तुरंत ही पढ़ लेना कि यहां पर कितने लिखे हुए हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। मैंने एक उदाहरण ले लिया इस प्रकार का और इसको पढ़ के मुझे बताना है कि ये संख्या कितनी है। तुरंत पढ़ सकते हो। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो ये हो गया 67 अरब 54 करोड़ और उसके बाद में 5,675। बीच में सब जीरो आ गए, लाख और 10 लाख की जगह 0 आ गए। तो 67 अरब 54 करोड़ 5,675। तुरंत ही इस प्रकार से इन संख्याओं को आप पढ़ सकते हो। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं गिनती का। गिनती कैसे बनती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, या फिर हम सरल भाषा में बात करें तो मैं कह देता हूं, मैं बात करने वाला हूं स्थानीय मान के बारे में। प्रत्येक संख्या में जो अंक होते हैं वो अपने 2 मान रखते हैं। अंकों के मान 2 तरीके से देखे जाते हैं। एक तो होता है स्थानीय मान और एक होता है वास्तविक मान। स्थानीय मान तो क्या होता है कि प्रत्येक संख्या में जो अंक होते हैं प्रत्येक अंक अपने स्थान के अनुसार अपनी एक वैल्यू रखता है, उसको कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में हम कह सकते हैं लोकल वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू। और वास्तविक मान को हम कहते हैं रियल वैल्यू, प्रत्येक अंक की। जैसे यहां पर मैंने एक संख्या लिख दी तो यह संख्या कैसे बने, वो आएगी स्थानीय मान में। और यहां पर जो संख्या के जो अंकों के जो वास्तविक मान है वो आएगा वास्तविक मान में। इसको हम और एक नाम भी देते हैं अंकीय मान। यहां पर देखिए 7 का अंकीय मान 7 ही है, यानी हमें जो आंखों से वास्तविक अंक का मान दिख रहा है वही होता है अंकीय मान। 7 का अंकीय मान 7 ही होगा, 6 का अंकीय मान 6 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा और 7 का 7 ही होगा। लेकिन जब हम बात करें स्थानीय मान की तो स्थानीय मान क्या होगा, देखो 7 आता है इकाई के स्थान पर, तो इकाई के गुणा में हमेशा 1 होता है। तो यहां पर 7 का स्थानीय मान है 7। यहां पर देखिए यहां पर 6 आ रहा है दहाई पर, इकाई दहाई का मतलब होता है गुणा में 10, तो यहां पर 6 का स्थानीय मान है 60। 4 को देखिए 4 आ रहा है इकाई दहाई सैकड़ा पर, सैकड़ा का मतलब इसके गुणा में 100 है, तो इसका स्थानीय मान हो गया 400। कहने का मतलब है कि ये 6 नहीं है, ये है 60, ये 4 नहीं है, ये है 400, और ये 5 नहीं है, ये होंगे 5000। क्यों? क्योंकि ये 1000 के स्थान पर आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 यानी 5000, और ये आ रहा है 10,000 के स्थान पर यानी इसके गुणा में 10,000 है, यानी ये 7 नहीं है, 7,000 भी नहीं है, ये है 70,000। तो ये 70,000 है, ये 5,000 है, ये 400 है और ये 60 है और ये है 7। प्रत्येक अंक अपने स्थान के अनुसार अपनी वैल्यू रखता है, उसको हम कहते हैं स्थानीय मान। जैसे मुझे बनाना है 45, अब ये 45 4 और 5 से नहीं बनता है, 45 बनता है 40 और 5 से। 40 और 5 को जोड़ेंगे तो 45 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 का स्थानीय मान 5 है और यहाँ पर 4 नहीं है, 4 का मतलब यहाँ पर 40 है। तो प्रत्येक अंक अपने स्थान के अनुसार जो वैल्यू रखता है उसको हम कहते हैं स्थानीय मान। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम पहाड़े सीखेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे मुझे लिखना है 47 8 कितने होते हैं, मुझे लिखना है 47 8 कितने होते हैं, तो मैं क्या करूंगा 8 को 7 से इंटू कर लिया 56 हो गया, और 8 को मैं 4 से गुणा नहीं करूंगा, यहाँ पर 4 का वैल्यू कितना है 40 है, तो मैं 8 को 40 से गुणा करूंगा, तो 8 चौक 32 और आगे एक 0 लगा दिया 320 हो गए। 320 और 56 तुरंत जोड़ सकते हो, ये हो जाएंगे 376। तो 47 8 होते हैं 376।
पहाड़े सीखने के लिए स्थानीय मान बहुत ही आवश्यक होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, आपको लिखना है 88 साते कितने होते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। 7 को 8 से इंटू करो, 56 हो गया, और 7 को 8 से मत करो। अब यहाँ पर इस 8 का स्थानीय मान है 80, तो ये हो गए 560, 7 8 56 और आगे एक 0। अब इनको जोड़ दीजिए, 560 और 56, 560 और 56 को जोड़ना है तो भी कैसे जोड़ेंगे, इसको अलग अलग टुकड़ों में आप तोड़ लीजिए। 560 और 50, 50 और 6 होते हैं 56, 560 और 50 हो गए 610, 610 में 6 जोड़ने पर हो जाएंगे 616। तो प्रत्येक संख्या को फास्ट तरीके से गुणा करना है तो स्थानीय मान काफी आवश्यक होता है। संख्याओं को जोड़ना है, टुकड़े करके जोड़ दो। अब हम बात करते हैं संख्याओं के मानों के क्रम के आधार पर संख्याएं क्या होती है। संख्याओं का आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी संख्याओं के मानों का बढ़ता क्रम कहलाता है संख्याओं का आरोही क्रम। संख्याओं को दो प्रकार से हम लिख सकते हैं, संख्याओं को आरोही क्रम में और संख्याओं को अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब होता है कि संख्याओं के मानों का घटते हुए क्रम में लिखना, और इसको मानों के बढ़ते हुए क्रम में लिखना। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखिए, उसके बाद में आगे वाली संख्या बड़ी आती जाएगी। प्रत्येक संख्या अपने पहले वाली संख्या से बड़ी होगी। 10 से आगे जो संख्या आएगी वो 10 से बड़ी होगी। 17 से आगे जो संख्या आएगी वो 17 से बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी। इस प्रकार ये जो संख्याओं का क्रम है ये है आरोही क्रम। अब बात करते हैं हम अवरोही क्रम की। यदि अब इसी संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है तो हम क्या करेंगे, संख्याओं के मानों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या आएगी। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी और लास्ट में मान बढ़ते हुए सबसे बड़ी लास्ट में आती है, और अवरोही में मान घट जाता है, लास्ट में आती है सबसे छोटी संख्या। तो यहां पर आ जाएगा 20, सबसे बड़ी संख्या पहले अवरोही क्रम में, फिर आएगा 18, फिर आएगा 17, फिर आएगा 10, फिर आएगा 7, 5 और 2। इस प्रकार से संख्याओं के मानों का घटता हुआ क्रम। बात आती है कि क्रमागत संख्याएं क्या होती है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार संख्याएं। जैसे मैं कहूं कि लगातार सम संख्याएं, तो क्या हो जाएगी, 2 के बाद में कौन सी संख्या आती है वो लिखनी है, बिना बीच में संख्या छोड़े। बीच में कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ये हो गई लगातार सम संख्याएं। लगातार विषम संख्याएं, ये हो गई लगातार विषम संख्याएं। इस प्रकार से क्रमागत का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, बिना क्रम को तोड़े। बात आती है पूर्ववर्ती संख्याएं और परवर्ती संख्याएं क्या होती है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या। जैसे मैं लिखूं संख्या 75 की पूर्ववर्ती संख्या, इसका मतलब हो गया कि 75 के पहले कौन संख्या आती है, ठीक पहले कौन सी आती है वो लिखनी है। तो 75 के ठीक पहले आता है 74, तो 75 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई 74। एक होती है परवर्ती संख्या, मैं लिख देता हूं 50 की परवर्ती संख्या। परवर्ती का मतलब होता है ठीक बाद की, यानी 50 के ठीक बाद में क्या आता है, 51। तो 50 की परवर्ती संख्या 51। तो पूर्ववर्ती का मतलब ठीक पहले की और परवर्ती का मतलब ठीक बाद की संख्या। एक होती है चिन्ह संख्या। अब चिन्ह संख्या क्या होती है, यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह लग रखा है, कोई सिंबल है प्लस या माइनस का, तो उसको हम कहते हैं चिन्ह संख्या। चिन्ह संख्या दो होती है, एक तो धनात्मक चिन्ह वाली, धनात्मक चिन्ह वाली जिसको हम प्लस बोलते हैं, और एक होती है ऋणात्मक चिन्ह वाली जिसे हम माइनस बोलते हैं। जैसे 5, 7, 9, 10 इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि किसी संख्या के आगे कोई सिंबल नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो वो संख्या होगी धनात्मक संख्या। और यदि किसी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो वो संख्या होगी ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्याओं को आगे धनात्मक का चिन्ह लगाना आवश्यक नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पर धनात्मक का चिन्ह नहीं लगाया है, तो धनात्मक संख्याओं का आगे धनात्मक चिन्ह लगाना आवश्यक नहीं होता है, जबकि ऋणात्मक संख्याओं का आगे ऋणात्मक का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। ये इस प्रकार से थी संख्याओं का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, क्रमागत संख्याएं, पूर्ववर्ती, परवर्ती और चिन्ह संख्या। अब हम बात करते हैं वर्ग संख्याएं और घन संख्याएं क्या होती है इसके बारे में।
वर्ग संख्याएं यानी स्क्वायर नंबर, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है, यानी एक नई संख्या प्राप्त होती है। इसी प्राप्त संख्या को पहली संख्या की वर्ग संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने 3 को 3 से गुणा करवा दिया तो मुझे एक नई संख्या मिल गई 9। तो 9 ये एक वर्ग संख्या है, किसकी? 3 की। इसी प्राप्त संख्या को पहली संख्या की वर्ग संख्या कहते हैं और पहली संख्या को इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कहते हैं। वर्ग संख्याएं क्या होती है और वर्गमूल संख्याएं क्या होती है? जैसे 3 को 3 से गुणा किया तो 3 का वर्ग मिल गया 9, ये एक 9 वर्ग संख्या हो गई। ठीक इसी प्रकार यदि मैं देखूं कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 9 आया है, तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आया है, तो 3 इसका वर्गमूल हो गया। यह पहली संख्या इस संख्या की वर्गमूल हो गई है और ये जो दूसरी संख्या मिली है, ये दूसरी संख्या इस 3 की क्या है? वर्ग संख्या है। सभी वास्तविक संख्याओं के वर्ग हमेशा धनात्मक होते हैं और अवास्तविक संख्याओं के जरूरी नहीं कि वर्ग हमेशा धनात्मक हो, ऋणात्मक भी होते हैं। वर्ग संख्याएं सम हो सकती है, विषम हो सकती है या फिर भाज्य हो सकती है, लेकिन वर्ग संख्याएं कभी भी अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है घन संख्याएं यानी क्यूब नंबर्स। ये सेम ही परिभाषा रहेगी, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार की जगह 3 बार गुणा करा दिया जाता है तो हमें जो नई संख्या मिलती है वो मूल संख्या की घन संख्या कहलाती है और मूल संख्या उस नई संख्या की घनमूल संख्या कहलाती है। तो आज हमने अंकगणित के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी ली। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या पद्धति और फिर आगे हम अंकगणित की विभिन्न शाखाओं की जानकारी और अध्ययन करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।